नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यक्ति विशेष की दूसरी क्लास, उसके बारे में। पहली क्लास हमारी जो है पीसी महालनोबिस के बारे में थी। पीसी महालनोबिस के बारे में या उनके द्वारा जो भी काम किए गए, उनका जो भी योगदान था उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे एक और महान व्यक्ति की, जिसका नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, यानी माल्थस साहब के बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, माल्थस साहब के बारे में हम केवल इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इनका एक सिद्धांत जो है उससे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। और वो सिद्धांत आप सभी जानते हैं, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, तो आइए आपको जो है माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत था उस दुनिया में ले चलते हैं और किस प्रकार से इनका जनसंख्या सिद्धांत आया, वर्तमान में इन्होंने जो उस समय बातें कही थी वो क्या अभी भी प्रभावी हैं, वो सब हम समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ छोटी छोटी कुछ जानकारियाँ आपको मिलेंगी जो आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिएगा, उनको कंठस्थ कर लीजिएगा। तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस की अगर हम बात करें, मैं बार बार थॉमस रॉबर्ट माल्थस नहीं बोलूँगा, केवल माल्थस बोलूँगा। ठीक है, तो ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। यूके में इनका जन्म हुआ था और वहीं पर इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। जब ये बड़े हुए तो हुआ क्या, समझ लीजिएगा कि 1798 में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1798 में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ। एक लेख प्रकाशित हुआ 1798 में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ है। और याद रखिए एक पॉइंट, इनका ये जो लेख प्रकाशित हुआ था उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। क्या नाम था, याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये लेख इनका जो है प्रकाशित किया गया, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट आप समझते रहिए, ये प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो लेख है इसमें इन्होंने कहा क्या, इसमें इन्होंने जनसंख्या में हो रही वृद्धि के प्रभावों के बारे में चर्चा की या व्याख्या की। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें इन्होंने जनसंख्या में वृद्धि के प्रभावों की व्याख्या की थी। 1798 में इनके द्वारा इनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें इनके लेख का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें इन्होंने जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही थी उसके प्रभावों पर व्याख्या की थी। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इनका लेख था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इनका लेख था, इसमें जो इन्होंने बातें कही थी इसी को आगे चलकर जो है वो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इसी को आगे चलकर माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा गया। इसी को आगे चलकर क्या कहा गया, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, अभी जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था, याद रखिए, इसको इधर नीचे नहीं लिखूंगा, यहाँ इधर लिख लूंगा मैं। अब इसमें इन्होंने मुख्य बातें क्या की, किन चीज़ों पर चर्चा की, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने चर्चा किस पर की थी, यानी माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत में था क्या, वो आप समझ लीजिएगा। इसमें इन्होंने जनसंख्या वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंधों पर चर्चा की या इनकी व्याख्या की। माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसमें मुख्य रूप से किसको टारगेट किया गया है, बढ़ती हुई जनसंख्या तथा खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि। अब इसको समझिए आप, माल्थस का कहना था कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में जो है क्या करती है, वृद्धि करती है। माल्थस का कहना था किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि करती है, जबकि उसी क्षेत्र में जो खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि है वो कैसे होती है, समानांतर श्रेणी में। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, माल्थस के अकॉर्डिंग टू माल्थस
इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में क्या करती है, वृद्धि करती है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि करती है। अर्थात समझिए, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद 2, ये वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 16, 32, 64, इस प्रकार से क्या होती है, वृद्धि होती है किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में। ठीक। और दूसरा इनका जो पॉइंट था, जबकि उस क्षेत्र में जो संसाधन है, जो खाद्यान्न आपूर्ति है, जो उत्पादन है, उसमें वृद्धि कैसी होती है, समानांतर श्रेणी में होती है। देखिए इन्होंने क्या कहा कि किसी क्षेत्र में खाद्यान्न आपूर्ति में जो वृद्धि है वो कैसी होती है, समानांतर श्रेणी में होती है, समानांतर श्रेणी में होती है। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से समानांतर श्रेणी में होती है। तो आप एक चीज़ तो समझ रहे होंगे, मालथस साहब क्या कहना चाहते हैं, जिस गति से किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है, उसी गति से उस क्षेत्र में जो संसाधन, जो खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि होती है, वो नहीं होती है। ठीक है, इनका मतलब ये है, ये मिटाई दे रहा हूँ, इनका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो उसकी बढ़ने की स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर जो खाद्यान्न, जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है संसाधनों की, उसकी स्पीड क्या है, वो कम है। ये देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ तो रहा है, लेकिन इसकी तुलना में बहुत कम। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इनके बीच ये गैप जो है क्या होता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। एक बहुत गहरी खाई जो है वो जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य आ जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट और इन्होंने बताया था कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या 25 वर्षों में कैसी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, जस्ट अपने डबल हो जाती है। और एक पॉइंट और समझ लीजिए, मालथस साहब ने कहा कि जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा, खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि के बीच खाई बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा 200 वर्षों में, 200 वर्षों में, ठीक है, 200 वर्षों में ये जो खाई है वो क्या होगी, 256:9। ये क्या है, पॉपुलेशन है, और ये आपके खाद्यान्न आपूर्ति में जो वृद्धि हो रही है वो, ये इनका मतलब ये था। 200 वर्षों में क्या होगा कि जनसंख्या और आपका जो खाद्यान्न आपूर्ति में अनुपात होगा वो कितना होगा, 256:9 होगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगले 1000 सालों में, अगले 2000 सालों में ये और बढ़ता चला जाएगा। यही मालथस साहब का क्या था, जनसंख्या सिद्धांत था। ठीक है, अब मालथस साहब का जनसंख्या सिद्धांत तो हम समझ गए हैं क्या है, कब आया, किस लेख में आया। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि मालथस साहब का जो जनसंख्या सिद्धांत है, क्या वो भारत पर प्रभावी रहा, क्या उसके असर भारत पर देखने को मिले हैं, उसको भी तो हम जान लें। चलिए उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इनका जो लेख आया था 1798 में, 1798 से लेकर 1921 तक मालथस का जो सिद्धांत था वो भारत पर प्रभावी था। मतलब समझिए कि 1798 से लेकर 1921 तक मालथस ने जो बातें कही थी वो लगभग भारत पर सटीक बैठ रही थी। हम अभी केवल भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन 1921 के बाद इनकी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में जो है, या इन्होंने जो बातें कही थी वो अब बिल्कुल फेल हो गई हैं। इनके द्वारा कही गई बातें अब बिल्कुल जो है वो सही नहीं बैठ रही हैं भारत के संदर्भ में। कैसे, समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि 1921, ठीक है, 1921 में भारत में जनगणना हुई। भारत में क्या हुई, जनगणना हुई।
अब ये जो 1921 में भारत में जनगणना हुई है, इसमें जो आंकड़े लिए गए हैं, याद रखिए, इसमें आंकड़े जो लिए गए हैं वो 1911 से लेकर 1921 के मध्य के, 1911 से लेकर 1921 के मध्य के आंकड़े लिए गए हैं। और फिर क्या हुआ कि जब ये आंकड़े जब प्रकाशित किए गए तो हमको ये पता चला कि भारत की जनसंख्या जो है, जनसंख्या में -0.31% की कमी आई है। कहीं कहीं ये आपका जो है -0.39% भी दिखाता है, ठीक है, वैसे 0.31% है आपका, -0.3% की क्या आई है, कमी आई है। यानी 1911 से लेकर 1921 के मध्य में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ना होकर क्या आई है, कमी आई है। और माल्थस साहब क्या कह रहे हैं कि हर क्षेत्र की जनसंख्या अपने जो है 25 सालों में दोगुनी हो जाती है, यानी हर साल वो जनसंख्या आपकी बढ़ती रहती है। और जबकि यहाँ पर 10 सालों में क्या हुआ है, जनसंख्या में -0.31% की कमी आई है। ये लगभग 7,72,000 के आसपास थी कमी। कितनी थी, 7,72,000 के आसपास ये कमी थी, ठीक है। इतने लोग कम हो गए थे भारत की जनसंख्या में, 25 करोड़ के आसपास इस समय भारत की जनसंख्या थी। तो ये जो 1921 वाला वर्ष है, 1921, इसको क्या बोला जाता है, इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ग्रेट डिवाइडर ईयर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेट डिवाइडर ईयर बोला जाता है। इससे पहले भारत की जनसंख्या में जो है वो क्या हो रही थी, थोड़ी बहुत वृद्धि होती रहती थी, लेकिन 1921 में क्या हुआ, आपकी कमी आई। फिर 1921 के बाद कभी भी भारत की जनसंख्या में कमी नहीं देखने को मिली, हमेशा वृद्धि देखने को मिली। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, ग्रेट डिवाइडर ईयर बोल दिया गया। तो यहाँ पर माल्थस साहब की बात खराब हो गई ना, गलत हो गई ना। माल्थस साहब, आप कितने भी जो हैं वो महान व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन आपने बहुत लंबा नहीं सोच पाया, आपकी बातें 200-250 साल ही सही चली, उसके बाद नहीं सही चली, ठीक है। आपको बुरा लग रहा होगा, कहीं आप सुन रहे हैं, लेकिन सच्चाई है। अब देखिए 1921 वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब अच्छा एक प्रश्न यहाँ से पूछ लेता हूँ, अब इतनी बातें हुई हैं, भारत में जनगणना जो है वो किस अनुच्छेद के तहत संघ सूची का विषय है, यानी संघ सूची किस अनुच्छेद के तहत जनगणना करवाने का जो काम दिया गया है, किसको दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब आगे अगर हम बात करें तो ये तो हो गई बात किसकी, 1921 की। अब क्या इसके आगे भी कुछ देखने को मिलता है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। अब हुआ क्या कि 1951 के बाद, क्योंकि माल्थस साहब अभी मुझसे कह रहे थे कि इतने में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आगे भी दिखाओ कि आगे भी मैं प्रभावहीन रहा हूँ, आगे भी मेरे तथ्य जो है, मेरी बातें काम नहीं कर रही हैं क्या, तो क्या कर रही हैं क्या, तो उसके लिए मैं आगे बताना चाहता हूँ। माल्थस साहब आपको समझते रहिए। 1951 के बाद भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि है, भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि है, याद रखिए ये वृद्धि 2.22% पर ईयर थी। 1951 के बाद भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो लगभग 2.25% के आसपास हो रही है, 2.22% हर साल जनसंख्या बढ़ जा रही है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, 1951 के बाद भारत में खाद्यान्न आपूर्ति में जो वृद्धि है, ठीक है, वो समझिए वो कितनी है, 3.1% पर ईयर। अब यहां पर देखिए माल्थस साहब, फिर आप धोखा खा गए हैं। आपने कहा था कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो है वो लगातार गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और उसकी तुलना में वहाँ पर जो खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि है वो समानांतर श्रेणी में होती है, लेकिन ये बात आपकी यहाँ पर भारत के संदर्भ में सही नहीं है। 1951 के बाद जनसंख्या तो इतनी बढ़ रही है और उसकी तुलना में खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो आप फेल हो गए हैं। इस बात को आपको जो है एडमिट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, ठीक है। चलिए
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। माल्थस साहब जो हैं वो गलत हो गए हैं, लेकिन 1798 से लेकर 1921 तक माल्थस साहब सही भी थे, इस बात को याद रखिएगा। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ, ये जो अचानक से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, आपूर्ति में जो वृद्धि देख रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई, और हरित क्रांति की शुरुआत के बाद हम लोगों ने जो हाइब्रिड बीज होते हैं उनका उपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके साथ ही हमारा जो उत्पादन था गेहूँ का, चावल का, ये बहुत हो गया, और हम जो है वो खाद्यान्न उत्पादन के मामले में धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते चले गए। ठीक, तो ये थे आपके माल्थस साहब। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भारत पर किस तरीके से प्रभावी रहा है, उसके कुछ तथ्य। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसको